एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर पिछले एक हफ्ते यानी कि 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोहम्मद यूनुस जी के बारे में। दरअसल में आप जानते हो कि बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस हमें देखने को मिला पिछले दिनों के अंदर, राइट। अब ऐसे समय के ऊपर ना, जो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए चीफ एडवाइजर बनकर आए, वो किनको बनाया गया? वो बनाया गया मोहम्मद यूनुस जी को। अब डेफिनेटली चलो, पॉलिटिक्स के अंदर एक अलग चीज है, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा इनका कंट्रीब्यूशन जान लेना चाहिए। दरअसल में मोहम्मद यूनुस जी को बैंकर टू द पुअर भी बोला जाता है, एंड ये 2006 नोबेल पीस प्राइज के विनर भी हैं। बैंकर टू द पुअर क्यों बोला जाता है? क्योंकि दरअसल में ना, इनके द्वारा ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की यहाँ पे शुरुआत करी जाती है। एंड ये जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक था, ये इन्हीं का ही आइडिया था, एंड इस वजह से जो गरीब लोग थे ना, उनको बहुत ज्यादा मदद मिली। आप पूछेंगे कैसे? देखो, दरअसल में ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके 1974 की, 1974 में फेमाइन हमें देखने को मिल जाएगा बांग्लादेश के अंदर। एक तरह से बहुत मैसिव लेवल के ऊपर भुखमरी थी बांग्लादेश में। अब ऐसे समय के ऊपर जो लोग गरीब थे, उनकी जिंदगी में एक डिफरेंस लाने का काम किया मोहम्मद यूनुस जी ने। इन्होंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स जो थे ना, उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि यहाँ पर पुअर लोगों को लोन्स मिलने लगे, तो एक तरह से ये काम किए एज अ बैंकर टू द पुअर। एंड जो गरीब लोग थे, उनके पास थोड़ा पैसा आया, एंड उस पैसे को उन्होंने यूज किया अपने अपने बिजनेस सेट करने के लिए। बिजनेस अपने उन्होंने सेटअप किए, उससे कहीं ना कहीं रोजगार मिला। एंड इस तरह से जो पूरा माइक्रो फाइनेंस का जो मूवमेंट था ना, वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअली में पहले पता क्या होता था, वहाँ के लोग या वहाँ की इवन महिलाएं भी, वो कहीं ना कहीं जो आसपास के मनी लेंडर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, और मनी लेंडर्स बहुत हैवी लेवल के ऊपर चार्ज किया करते थे इंटरेस्ट रेट। या तो फिर वो लोन लेते ही नहीं थे, अपना बिजनेस सेटअप करते ही नहीं थे, और अगर बिजनेस सेटअप करते थे तो कहीं ना कहीं सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म के ऊपर मनी लेंडर के पास चला जाता था। अब इसी चीज को रिजॉल्व करने का तरीका यही था कि यहाँ पर जो पुअर लोग हैं, जो इम्पावरिस्ट है, उनको यहाँ पर इस तरह से लोन्स दिए जाएं ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए। उससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा, उनकी जिंदगी में बढ़िया हालात भी आएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए गए टू अंडर सर्व्ड एंटरप्रेन्योर्स, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी और बेहतर हो पाई, राइट। तो इनको एंड साथ ग्रामीण बैंक को यहाँ पे 2006 में नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे सम्मानित किया गया फॉर द माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस। यूपीएससी ने मेंस में सवाल भी पूछा हुआ है इसके ऊपर कि कैसे माइक्रो फाइनेंस का क्या रोल रहता है एक देश की इकोनॉमी के अंदर। तो ये एग्जाम्पल आप डेफिनेटली आप दे सकते हो। बाकी देखो, ये फैक्चुअल चीज इतना ध्यान रखने की वाली बात नहीं है कि 1940 में इनका जन्म हुआ था। ये चीजें आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो। इनको यूएन के अंदर और भी बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पीस प्राइज तो एक चलो है ही है, बट अदरवाइज आप नोटिस करोगे यहाँ पर फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, उसका इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप का ये पार्ट रहे हैं। ग्लोबल कमीशन ऑन वुमेन हेल्थ का पार्ट रहे हैं। इस तरह से भी और डिफरेंट डिफरेंट कमीशन का ये पार्ट रहे हैं। पर मेजर बात थी जो हमें पढ़नी थी, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू माइक्रो फाइनेंस। ठीक है। इसके अलावा ये सारे अवार्ड्स हैं, जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज हो गया, ठीक है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फ्रीडम अवार्ड हो गया, सियोल पीस प्राइज हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स इनको यहाँ पे मिले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, या इवन जैसे इस सेशन की पीडीएफ है, या और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो आपको सारा का सारा इसी पर्टिकुलर चैनल पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, तुम्हारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैड बैंक के बारे में। पहले ना मैं थोड़ा सा आपको ना चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक चीज होती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। एसेट क्या होता है? जो आपका है, व्हाट यू ओन। जैसे मान लो अगर मैं बैंक के केस में बात करूँ ना, तो बैंक ने मान लो आपको लोन दिया, तो बैंक ने आपको लोन दिया, ये था बैंक और ये थे आप। बैंक ने आपको लोन दिया, तो इस केस में ये जो लोन हुआ, ये बैंक के लिए क्या हुआ? बैंक के लिए हुआ एसेट। क्योंकि बैंक का ये पैसा है ना, ये किसका पैसा है? ये आपका थोड़ी है, आपको तो लोन दिया गया है, ये बैंक का पैसा है। एंड प्लस एट द सेम टाइम बैंक यहाँ से इस पैसे से कुछ ना कुछ और कमाएगा, क्योंकि आप इसको इंटरेस्ट वापस करोगे। तो बैंक के लिए ये चीज एसेट हो जाती है जब भी कोई लोन दिया जाता है। ठीक है। अगर तो ये सारी चीजें बढ़िया ढंग से चलती हैं, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। कि मैंने आपको लोन दिया था, बैंक ने आपको लोन दिया था, तो बिल्कुल सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज स्टैंडर्ड एसेट। अब या तो कोई डिले हो ही ना, यानी कि इंटरेस्ट पे करने के अंदर या फिर प्रिंसिपल रीपे करने के अंदर कोई भी डिले नहीं है, उसको हम बोल देंगे रेगुलर। ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट।
समझना इस चीज को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि अभी ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी तक हमें यहाँ पर या तो इस चीज के अंदर अभी हमारे पास एनपीए बना नहीं है, पर हो सकता है एक स्ट्रेस यहाँ पे हमें देखने को मिले। जैसे कि आपने अभी रीपे करते हुए 1 से 30 दिन का डिले हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 0। अगर 31 से 60 दिन का डिले हो जाए उसको बोलते हैं हम स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। उसके अलावा अगर हम बात करें SMA 2 की, तो यहाँ पर हमारा 61 से 90 डेज तक का हमें यहाँ पे टोटल डिले देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड एसेट्स के अंतर्गत ही आती है एक चीज। तो हालांकि जब मैं बात करता हूँ ओवरऑल स्ट्रेस्ड एसेट्स की, तो उसमें आपका एनपीएस भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या देखने को मिल जाता है, जहां पर आपका डिले 90 दिन से ज्यादा का हो चुका है, यानी कि आपने लोन लिया था पर आपने प्रिंसिपल या जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 90 दिन से ज्यादा तक ओवरड्यू हो चुका है, उसको हम बोल देते हैं एनपीए। अब इसमें अगर मान लो लीजिए, अगर मान लो एनपीए 12 महीने तक का है, यानी कि एनपीए हुए 0 से 12 महीने हुए हैं, उसको हम सबस्टैंडर्ड एसेट बोल देंगे। अगर 1 साल से भी ज्यादा टाइम वो एनपीए बन जाता है तो हम डाउटफुल एसेट उसको बोल देते हैं। एंड अगर हमें लगता है कि यार अब शायद बहुत ही कम उम्मीद है पैसा वापस आने की, बैंक ने पैसा दिया था पर पैसा रिटर्न नहीं हो रहा, तो उस केस में हम उसको लॉस एसेट की तरह कैटेगराइज कर देते हैं। तो ये होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं लोन को राइट ऑफ करना। देखो समझना, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है आपका राइट ऑफ और दूसरा शब्द होता है यहाँ पे हमें वेव ऑफ देखने को मिल जाएगा। दोनों में ना थोड़ा सा अंतर है, समझना। अगर तो मैं बोलता हूं कि आपने लोन को क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, वेव ऑफ मतलब खत्म कर दिया एक तरह से। तो खत्म करने का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार ना सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देती है, माफ करना कह लो या खत्म करना कह लो एक ही बात है। अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया, किसानों का कर्ज माफ कर दिया। अब किसानों की क्या जिम्मेदारी है क्या लोन रीपे करना? नहीं, वो जिम्मेदारी खत्म होगी ना। दे डोंट नीड टू रीपे द मनी नाउ। वेव ऑफ का मतलब ये होता है माफ कर दिया लोन को, लोन पूरा खत्म हो गया, ठीक है। पर राइट ऑफ का मतलब ना थोड़ा सा अलग होता है। काफी लोग राइट ऑफ और वेव ऑफ में कंफ्यूज जाते हैं। तो वेव ऑफ और राइट ऑफ दो अलग अलग शब्द हैं। वेव ऑफ तो समझ आ गया। राइट ऑफ के केस में पता क्या होता है, यहां पर मान लीजिए बैंक ने आपको लोन दिया था, ठीक है। अब बैंक ने आपको लोन दिया था ना, तो बैंक की ना एक बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, उस बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज, इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, बैंक ने आपको लोन दिया था तो बैंक ने ना उसको एसेट वाली कैटेगरी में डाला होगा, बिल्कुल सही बात है। पर आप शातिर निकले, आप बैंक को पैसा वापस रिटर्न कर ही नहीं रहे हो, राइट। और बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं दिक्कत पता क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि बैंक को ना अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लोन अमाउंट को कहाँ डाल रखा है, एसेट साइड के ऊपर, बैलेंस शीट के। एंड कहीं ना कहीं इससे उसको ना ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है ना वो पे करना पड़ता है। अब लोन राइट ऑफ के माध्यम से क्या होगा, वो जो आपका लोन है या जो बैंक का एसेट था उसको यहां से हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, राइट ऑफ। समझिए इस बात को, ताकि एक तरह से उनकी जो बैलेंस शीट है वो क्लीन अप हो जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ राइट ऑफ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, नहीं। आपसे लोन अभी भी वापस लिया जाएगा। आपको जो पैसा दिया गया था ना बैंक के द्वारा, बैंक अभी भी पूरी कोशिश करेगा उसको रिटर्न करने की। ये फर्क होता है। वेव ऑफ का मतलब हो गया कि लोन को खत्म कर दिया, लोन माफ कर दिया। राइट ऑफ के अंदर लोन खत्म या लोन माफ नहीं किया जाता, बस बैंक अपनी किताबों में से, बैंक अपनी बुक्स में से उसको एसेट साइड से हटा देता है ताकि उसकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाए, ताकि उसको इससे कहीं ना कहीं टैक्सेशन एफिशिएंसी आती है। एंड ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं लोन राइट ऑफ के अंतर्गत। अब ये सब चीज चलो हमें पता लग गई, राइट। अब हुआ पता क्या है, हुआ दरअसल में ये है कि NARCL, मैं अभी दोनों सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, चिंता नहीं करनी। यहाँ पर ये टेक ओवर कर रहा है 2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ बैंक स्ट्रेस्ड या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय 2026। क्या मतलब है? देखो एक चीज आप नोटिस करोगे, जब मैं बात करता हूँ ना एक बैंक की, तो बैंक की जिम्मेदारी क्या होती है भाई, वो लोन दे और लोन वापस लेकर आए। यही जिम्मेदारी होती है कि किसी को लोन दिया एंड अकॉर्डिंगली उसने पैसा कमाया या डिपॉजिट वगैरह करवाए, बस यही मेजर काम होता है। हालांकि काम बहुत भी होते हैं पर मेजर एक काम ये होता है। पर लेट्स से आप ऐसे इंसान हो या विजय माल्या ऐसा इंसान है जो पैसा रिटर्न कर ही नहीं रहा, तो
तो बैंक की ना जो एक्सपर्टीज है वो इस चीज में है नहीं कि वापस से पैसा रिकवर कैसे करे। बैंक की एक्सपर्टीज इस चीज में है लोन लेना, लोन देना, ठीक है ना, या मतलब डिपॉजिट लेना, लोन देना, इन सब चीजों के अंदर बैंक अच्छा काम करता है। पर अच्छा काम यहाँ नहीं करता कि उसको रिकवर करना नहीं आता। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा करते हैं कि एक ना हम बना देते हैं क्या, बैड बैंक। अब बैड बैंक पता क्या करेगा, ये जितने भी बैंक्स होंगे इन सब के एनपीएस इस बैड बैंक के पास आ जाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे एक बैंक ने इस बंदे को 1,000 रुपए का लोन दिया था, अब ये पैसा वापस आ ही नहीं रहा, तो दिक्कत क्या हो रही है, इस बैंक का पैसा अटका पड़ा है। तो बैंक ने पता क्या किया, ये वाला जो लोन था ये बोला बैड बैंक को, यार भाई इसको रिकवर करके दे दो। तो बैड बैंक पता क्या करेगा, ये 1,000 वाला जो होगा ना इसको कुछ दाम में खरीद लेगा। मान लो वो बोलेगा यार एक काम करो, ये लोन जो है ना आप मुझे ट्रांसफर कर दो और आप मेरे से 300 रुपया ले लो। आप पूछेंगे सिर्फ 300 रुपया, हाँ बिल्कुल। देखो बैंक पता क्यों ले लेगा, क्योंकि बैंक का तो 1,000 रुपया जा चुका है। बैंक को उम्मीद ही नहीं है कि भाई 1,000 रुपया वापस आएगा। अगर उसको 300 रुपया भी मिल जाए ना तो भी चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिला। अब बैड बैंक के पास ये लोन आ चुका है। अब बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक की जिम्मेदारी है इसको कैसे भी करके इस बंदे से इस चीज को रिकवर करे। दैट इज द एंटायर पर्पज ऑफ बैड बैंक। ताकि ये बैंक की जो बैलेंस शीट है वो खराब ना हो, इसके जो सारी चीजें हैं ना वो खत्म हो जाए, एंड अकॉर्डिंगली टेक ओवर कौन कर ले उस पर्टिकुलर बैड लोन को, वो बैड बैंक यहाँ पे कर ले। तो होता क्या है, कमर्शियल बैंक से बैड लोन्स को टेक ओवर कौन करता है, आपका बैड बैंक करता है, उनको मैनेज करता है एंड कोशिश करता है रिकवर करने की। अगर तो मान लो बैड बैंक ने 1,000 का 1,000 रुपया रिकवर कर लिया तो बैड बैंक का फायदा ही फायदा। अदरवाइज जितना भी पैसा रिकवर कर पाएगा उतना पैसा वो कमा पाएगा, अगर नहीं रिकवर कर पाएगा तो बैड बैंक का वो नुकसान हो जाएगा। तो बैड बैंक क्या है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। तो बैंकों के बैलेंस शीट को यहाँ पे क्लीन करने के लिए यहाँ पे बैड बैंक को बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैड बैंक ना कुछ भी पैसा लेंड नहीं करता, किसी को पैसा उधार पे नहीं देता या फिर डिपॉजिट्स नहीं लेता। इसके साथ ही साथ जो बैड लोन्स होते हैं उनको जो एक्वायर किया जाता है वो अक्सर बुक वैल्यू से नीचे एक्वायर किया जाता है। क्योंकि आप नोटिस करो ना, अगर बैंक ने 1,000 रुपए का लोन दिया था तो बैड बैंक इसको सस्ते में ही खरीदेगा ना, महंगे में थोड़ी खरीदेगा। फिर रिकवरी करने की यहाँ पे कोशिश करता है जितना मैक्सिमम रिकवर कर पाए। तो होता क्या है ना, यहाँ पे दो एंटिटीज हैं हमारे पास, एक NARCL जहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एंड दूसरा है IDRCL। IDRCL है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब इनका काम क्या होता है, NARCL का काम होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो लोन अकाउंट्स हैं, जो बैड लोन्स हैं, उनको एक्वायर करना, उनको इकट्ठा करना। राइट, अलग अलग बैंकों से अगर मान लो एक बंदे ने कई बैंकों से लोन लिया हुआ है, उनको एक्वायर करना, उनको इकट्ठा करना, ये NARCL की जिम्मेदारी है। और IDRCL की जिम्मेदारी है उसको रेजोल्यूशन को यहाँ पे मैनेज करना। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे बैड बैंक्स के बारे में जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, लास्ट वीक आप जानते होंगे ना मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में कैपिटल गेन टैक्स के बारे में चर्चा करी थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। ये चीजें आप लोगों को पता होंगी। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि या तो आप लोग पिछले हफ्ते का जो इकोनॉमी वीकली है आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, इसी तरह से जैसे आज हम 4 अगस्त से 11 अगस्त तक का कर रहे हैं ना, इसके पिछले वीक भी हमने एग्जैक्ट 7 डेज पहले हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स ऐसे ही डिस्कस किए थे इकोनॉमी के। उसमें मैंने 15-20 मिनट लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन, ये सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसको एक बार देख लेना। इनफैक्ट इसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया। अब उस वाले सेशन के अंदर ना मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सरकार ने एक मेजर लिया था रिगार्डिंग कि इंडेक्सेशन को सरकार ने हटा दिया था। राइट, अब सरकार का बहुत ज्यादा हैवी लेवल के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि पता नहीं कैसा ही स्टेप ले लिया है। राइट, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो रहा है उस वजह से। तो जब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आया सरकार का तो सरकार ने बोला ठीक है यार, हमारा ये जो फैसला था, हमारा ये फैसला गलत था, अब हम इसको वापस वापस ले रहे हैं इस फैसले को। तो बैकलैश हुआ बहुत ज्यादा सरकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग जो बजट में अनाउंस हुआ था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ रिलीफ यहाँ पे उसके ऊपर दिया है। तो अगर आपको पिछला वाला मुद्दा क्लियर होगा ना कि ये सब मुद्दे होते क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो बस ये ध्यान रख लो पिछले वीक के कंपैरिजन में कि उस चीज को सरकार ने अब वापस ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेबी का प्रपोज्ड मेजर टू कर्ब FNO स्पेकुलेशन। देखो आप लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानते होंगे, मैं थोड़ा सा आपको ना डेरिवेटिव्स के बारे में बता देता हूँ। डेरिवेटिव्स का जो नाम है ना डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव वर्ड कहाँ से आया, ये डेरिवेटिव वर्ड दरअसल में आया है डिराइव से। क्या मतलब डिराइव का,
डिराइव का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज किसी चीज से वैल्यू डिराइव कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन मैं हूं और एक पर्सन हो आप, ठीक है। अब मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लेट से मैं चावल खरीदना चाहता हूँ, पर मैं आज नहीं खरीदना चाहता, मैं चाहता हूँ उसको फ्यूचर डेट पे खरीदना। वेयर एस ये एक किसान है, मान लो ये किसान भी चाहता है चावल बेचना, पर अभी चावल नहीं है, उसके पास 1 महीने बाद चावल आएंगे। तो हम दोनों को ना कुछ एक टाइम के बाद मुझे चावल चाहिए, इसको चावल बेचने हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर मुझे डर पता क्या है कि लेट से अगर आज चावल 15 रुपए किलो है, तो मुझे डर लग रहा है कि यार 1 महीने बाद जब मैं चावल खरीदूंगा तो कहीं ये दाम 25 रुपए तो नहीं हो जाएगा, तो मैं महंगे में खरीदूंगा अगर ऐसा हुआ, है ना, 1 महीने बाद। किसान को क्या चिंता है? किसान को चिंता है कि भाई आज दाम 15 रुपए है, कल को ये दाम कहीं 10 रुपए तो नहीं हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी किसान को चावल बहुत सस्ते में बेचना पड़ जाएगा, उसको अपना वैल्यू ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे केस में ना हम दोनों पता क्या कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें आज ही कि 1 महीने बाद ये किसान मुझे 15 रुपए में चावल बेचेगा और मैं इसको 15 रुपए पे कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं पता क्या हुआ है, हम दोनों ने अपना जो रिस्क था उस रिस्क को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी है ना, क्योंकि मुझे डर था यार कहीं दाम बढ़ ना जाए, किसान को दाम था कि काम दाम कम ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं दोनों ने अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश करी है। तो ऐसी चीज को हम ना क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हुआ, ये कैसे डिराइव हुआ? ये डिराइव हुआ चावल के बेसिस के ऊपर। तो कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी और एसेट के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है टू डिराइव इट्स वैल्यू, उसको हम यहाँ पे डेरिवेटिव बोल देते हैं। जो फ्यूचर एंड द ऑप्शन होते हैं, राइट, ये भी कहीं ना कहीं जो हमारे थर्ड पार्टी रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह आ जाती हैं, पर कॉन्सेप्ट पूरा पूरा यहाँ पे डेरिवेटिव्स का ही है। जो भी अंडरलाइन जो नीचे उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जैसे इस केस में चावल था, वहां से वैल्यू डिराइव हो रही थी। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ड्राइव होती है। जैसे मान लो किसी स्टॉक से, किसी बॉन्ड से, इंटरेस्ट रेट से, करेंसी से ड्राइव हो सकती है, उसके हिसाब से आप उसको नाम दे सकते हो। इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, इन फिजिकल गुड्स के ऊपर भी चीज़ों की वैल्यू ड्राइव हो सकती है। इंडेक्स के ऊपर तो लोग बहुत करते हैं, निफ्टी वगैरह के ऊपर, ठीक है ना, कि देखते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा निफ्टी नीचे जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर ट्रेड किया जाता है। अब पॉइंट ये है कि ये चलो से ठीक है, हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी थी। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? हम कई बार ना स्पेकुलेट करते हैं, हमें एक एक तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, एक तरह से स्पेकुलेशन उसी को बोलते हैं। स्पेकुलेशन में क्या होता है कि मान लो एक बंदे को थोड़ा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने पूरा एनालिसिस नहीं किया, हो सकता है थोड़ा बहुत एनालिसिस किया हो, पर मेजरली उसको लगता है यार आज ना मार्केट ऊपर जाएगा या अगले 2-3 दिन में मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये दरअसल में शॉर्ट टर्म गेन्स बनाने के लिए लोग यहाँ पे करते हैं, बहुत हैवी रिस्क होता है। इन्वेस्टिंग में तो देखो क्या होता है, इन्वेस्टिंग में आप कई सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो तो एक अलग चीज हो गया, वहां पर तो सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। पर जब हम बात करते हैं स्पेकुलेशन, इसमें बस तुक्का लगाया जाता है कि यार मार्केट गिरेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, उस हिसाब से कहीं ना जब लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है। क्या मतलब? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने ना रिलायंस के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए और मुझे लगा कि यार रिलायंस का दाम ऊपर जाएगा, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि यार अगर अचानक से मान लो रिलायंस नीचे आ गया, तो अचानक से कुछ गड़बड़ होगी तो सारा मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। उस केस में ना मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करूंगा कि अगर रिलायंस का दाम नीचे भी आए तो मेरा ना कुछ पैसा बच जाए, उसको बोलते हैं हेजिंग। मान लो ऐसा कर दूंगा, मैं कुछ और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट, कुछ ऐसे शेयर्स वगैरह अपने पोर्टफोलियो में डालने की कोशिश करूंगा कि जब रिलायंस ऊपर जाता है तो वो शेयर नीचे जाते हैं, और वो नीचे जाते हैं तो वो ऊपर जाता है। इस तरह की मैं कुछ भी स्ट्रेटजी, ताकि अपने ना लॉस को कहीं ना कहीं मैं कम कर पाऊं, अगर प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी हो जाए। ऑपोजिट पोजीशन में यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट, कहीं ना कहीं नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए। ये सब चीजों का बोला जाता है हमारा क्या, आपका हेजिंग। आखिरी चीज यहाँ पे डिस्कस करनी थी वो थी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है ना, जब भी आप कोई ना कोई सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते हो या खरीदते हो, तो अब आपके ऊपर क्या लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिसकी जेब से पैसा जाएगा उसी के ऊपर यहाँ पे टैक्स लग रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, ये आपका डायरेक्ट टैक्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब चल लेते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आज के आपके होमवर्क के अंदर 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका एफआरपी के बारे में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड दूसरा आपका होमवर्क है कि किन किन फैक्टर्स के द्वारा चावल के प्राइस को इफेक्ट किया जाता रहा है, राइट। ये सवाल का
आंसर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पिछली बार पूछा ही था, तो इसका आंसर तो मैं अभी आपको दे देता हूँ कि इन चारों ऑप्शंस में क्या था। एक्चुअली मैं यहाँ पूछ रहा था कि चावल का प्राइस पिछले कुछ समय के अंदर कैसे कैसे इफेक्ट हुआ है। राइट, यहाँ पे इवन आपका एमएसपी हो गया। जब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से जैसे सरकार यहाँ पे एमएसपी प्रोवाइड कर रही है, डेफिनेटली उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे चावल का दाम इफेक्ट होगा ही होगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सरकार ट्रेडिंग करती है, देखो पैसे का डिमांड जो प्राइस होता है कैसे वेरी करता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर। जब सरकार यहाँ पे ट्रेडिंग कर रही है तो क्या इससे यहाँ पर आपको नहीं लगता कि डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स है वो दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया, तो अकॉर्डिंगली सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आया। सरकार ने स्टॉक पाइल कर लिया। अगर मान लो सरकार स्टॉक्स ज्यादा रख रही है अपने पास में, अपने गोडाउन्स में खूब यहाँ पे रख रही है, तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट वो कितना यहाँ पे गोडाउन में रख रही है, उससे भी कहीं ना कहीं सप्लाई इम्पैक्ट आएगी एंड उससे चीजों का दाम भी चेंज आएगा। चौथा पॉइंट है आपका कंज्यूमर सब्सिडीज। ये भी आपको जितनी सरकार सब्सिडी दी जा रही है आपके कंज्यूमर्स के लिए, उसके हिसाब से भी डिमांड में बदलाव आएगा। तो डेफिनेटली चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक और मैंने सवाल आपको दिया था, जो था आपका ये वाला 2019 का, दैट इज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करना एडिबल ऑयल जितना हम इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा है देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर जब बात करते हैं ना एडिबल ऑयल्स की, तो उस केस में हम यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा है। लगभग 60% हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, हम इम्पोर्ट से मीट कर पाते हैं। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, जो कह रहा है कि सरकार जो होती है एडिबल ऑयल्स के ऊपर बिल्कुल भी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती, ऐसा नहीं है। ये बात अपने आप में गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट वन वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, ये 2015 का आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, बात करें मेंस वाले क्वेश्चंस की, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ। इसको आप ट्राई कीजिएगा डेफिनेटली। कमेंट्स में आप कुछ जो अच्छे अच्छे पॉइंटर्स हैं मुझे आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में एंड कैसे कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है। तो आइए चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। इसके बारे में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखो ये टॉपिक अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, बट हो सकता है ये आ जाए। इसके कुछ एक कारण मैं आपको बता सकता हूँ। इसका कारण ये है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार नेचुरल फार्मिंग का डिस्कशन किया है, कई बार ये न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। इवन इस बार का भी जब मैं बात करता हूँ ना बजट की, तो वहां पर नेचुरल फार्मिंग की बात करी गई है। एग्जैक्टली जीरो बजट तो नहीं बोलना चाहिए, बट नेचुरल फार्मिंग का जिक्र बार बार हमारे अलग अलग मिनिस्टर्स करते रहते हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री जी हो, या आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो। थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो यार, फार्मिंग आप समझते ही हो कि फार्मिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आप नेचुरल का मीनिंग भी बेसिकली समझते ही हो, है ना, कि प्राकृतिक ढंग से आपकी जो खेती की जाती है। पर यहां पर उसके आगे दो शब्द और मैंने जोड़ दिए हैं, जिनका मतलब क्या है, जीरो बजट। जीरो बजट का मतलब क्या होता है? जीरो बजट का अर्थ बहुत सिंपल है कि आपका जीरो पैसा लगे। जीरो बजट का मतलब यही तो होगा कि जीरो पैसा लगे। अगर आपका जीरो पैसा लग रहा है, उसी को बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो आप पूछेंगे सर ऐसी कौन सी खेती है जो जीरो पैसे से हो जाती है? देखो एक्चुअल में ना यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर एक पर्सन है सुभाष पालेकर जी। ये आपके सदर्न इंडिया स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके अंदर यहाँ एरियाज के अंदर इन्होंने इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है इन कुछ एरियाज के अंदर। और इन्होंने एक चीज मानने की बात है इनकी, कि जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं मिट्टी की, तो इनका ये मानना है कि एक फसल को उगाने के लिए जो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारे ऑलरेडी उस मिट्टी के पास अवेलेबल हैं। इट इज जस्ट दैट कि उन तक वो अच्छे से पहुंच पाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे एक किसान है, ठीक है। अब किसान के पास लेट से एक पशु है साथ में, कोई लाइफ स्टॉक वगैरह वो करते हैं, तो उसका जो भी आपका काऊ डंग होगा उसको इस्तेमाल किया जा सकता है खेती के अंदर, ठीक है। आपके किसान के पास कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं, उनको यूज किया जा सकता है। काऊ डंग को, काऊ यूरिन को यूज किया जा सकता है अलग अलग तरह से अपनी खेती को बेहतर करने के लिए। तो कहने का अर्थ पता क्या है, यहां पर जीरो बजट शायद कहना गलत हो जाएगा, पर बहुत ही कम बजट के साथ आप इस खेती को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक किसान के पास इनका यह मानना है कि सारी चीजें पहले से अवेलेबल होती, चाहे काऊ डंग, काऊ यूरिन हो गया, आपके अर्थवॉर्म्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया। बस उनके माध्यम से अगर हमने उस सॉइल तक सारी चीजें अवेलेबल करा दी, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़िया हो जाएगी एंड उससे खेती आसानी से हो पाएगी।
ठीक है, तो इसलिए जीरो बजट मैं थोड़ा उतना अग्री नहीं करता वर्ड जीरो बजट से। हाँ, इतना जरूर है कि कम बजट वाली चीज जरूर हो सकती है, राइट। तो इनका यही मानना है कि सॉइल के अंदर ना सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो भी एक फसल को चाहिए होते हैं, बस इन न्यूट्रिएंट्स को उस फसल तक पहुंचाना होता है, प्लांट्स तक पहुंचाना होता है। इसके लिए हम यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और क्योंकि किसान है तो हो सकता है उसके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से अवेलेबल हो। प्लस एट द सेम टाइम इसके माध्यम से, क्योंकि हम देखो बाहर से कोई केमिकल्स वगैरह थोड़ी डाल रहे हैं, कुछ एक्सटर्नली थोड़ी कुछ भी डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, तो इसके माध्यम से पता क्या होता है, आपकी जो सॉइल की डिग्रेडेशन है, सॉइल की क्वालिटी है, वो खराब नहीं होती, डिग्रेडेशन सॉइल की नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पे बात हुई है किस चीज की, वर्ड है जीरो बजट, क्योंकि किसान को कम से कम पैसा अब इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, किसान को उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा। अगर किसान की इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, वो जो इनपुट्स डाल रहा है अगर वो कॉस्ट नीचे आ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली एक किसान को कहीं और से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा तो जो किसान का डेट था वो कम हो जाएगा, और किसान का अगर डेट ही कम हो जाएगा तो उस केस में किसान सुसाइड करना कम हो सकते हैं, या बंद तो कहना मुश्किल है पर कम जरूर हो सकते हैं। क्योंकि आप नोटिस करना, साल भर में लगभग 10,000 किसान हमारे हर साल सुसाइड कर लेते हैं, भारत की बात कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग ऑन एन एवरेज 9 से 10,000 लोग जो किसान होते हैं हमारे, वो सुसाइड कर लेते हैं। और उनका कारण यही होता है कि यार फसल के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट खूब करी थी, अपनी मिट्टी के अंदर पैसा खूब डाला था ताकि बढ़िया हो पाए, पर जब वो आउटपुट नहीं आता तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि लोन रिटर्न करना होता है। पर अगर आपका इनपुट कॉस्ट ही कम होगी, क्योंकि आपने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया, या आपने उसको अपने फसल के ऊपर या अपनी मिट्टी के ऊपर लगाया, तो आपका खर्चा कम हो गया, तो डेट कम हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली सुसाइड भी कम हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इनके क्या क्या पॉइंटर्स हैं। देखो, जब भी आप बात करें ना ZBNF की, आपको ये 4 पॉइंट्स का जिक्र करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मेंशन करना ही करना है, इसके बिना आपका ZBNF का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। क्या है 4 पॉइंट? पहला पॉइंट है आपका बीज मित्र, दूसरा आपका जीव अमृत, तीसरा है आपका मल्चिंग, एंड चौथा है आपका वापसा। एक एक करके चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं, एक बेसिक आइडिया, बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमें कोई किसान तो नहीं बनना, बट एक आइडिया जरूर होना चाहिए इन चीजों का। देखो, जब मैं बात करता हूं ना आपके बीज मित्र की, बीज का मतलब क्या होता है सर? सीड होता है, बीज का मतलब सीड होता है। तो एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, आपके सीड्स की ना कोटिंग करी जाती है, किस चीज के साथ? यहां पे सीड की कोटिंग करी जाएगी काउ यूरिन से और काउ डंग से। ठीक है, आपका जो बीज होगा ना, उसको काउ डंग और काउ यूरिन की आपकी कोटिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं बीज में अमृत। फिर आपका जीव अमृत की बात करें, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके जो भी सॉइल माइक्रोब्स होते हैं उनको इनहेंस किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, आपकी मिट्टी के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट सारे हैं, उनको बस अवेलेबल करवाना है, उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे थे। वो प्रोसेस आपका जीव अमृत के माध्यम से आएगा, क्योंकि यहां पर सॉइल माइक्रोब्स को आप इनहेंस करोगे। ये उसमें भी क्या यूज होगा, आपका काउ डंग हो गया, आपका गुड़ हो गया, आपका काउ यूरिन हो गया, ये सब चीजें। अब नोटिस करो, यहां पर ना सुभाष पालेकर जी का ये अजम्पशन है कि एक किसान के पास काउ यूरिन भी होगा, काउ डंग भी होगा, सीड्स अवेलेबल होंगे, सॉइल माइक्रोब्स का इनहेंसमेंट करने के लिए चीजें जैसे काउ डंग हो गया, काउ यूरिन और गुड़, ये सब अवेलेबल होगा ही होगा, ऐसा सुभाष पालेकर जी ने माना है, ऐसा तभी जीरो बजट की बात करी है। तो पहला बीज अमृत, दूसरा जीव अमृत, तीसरा जो इनका पॉइंट है वो मल्चिंग की बात है। ठीक है ना, यहां पर जो आपके क्रॉप्स हैं या क्रॉप रेजिड्यू है, मतलब सॉइल को बेसिकली कवर कर दिया था इनके साथ। आपकी जो मिट्टी है ना, वो आपका क्रॉप्स के साथ या क्रॉप्स का जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ कवर कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मल्चिंग का प्रोसेस। फिर आपका वापसा हो गया, यहां पर ना जो आपका सॉइल का ह्यूमस होता है वो बनता है। आप जानते हो एक मिट्टी को और उपजाऊ बनने के लिए ह्यूमस इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बिल्कुल। तो इसके माध्यम से, वापसा के माध्यम से क्या होता है, वहां पर एयर अच्छे से पास ऑन हो पाए, तो वो सब चीजें करने के लिए जो चौथा प्रोसेस है वो वापसा हमें देखने को मिल जाएगा। तो जीव अमृत, बीज अमृत, आपका मल्चिंग और आपका वापसा, ये 4 स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का यहां पर बेस बनते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, कहीं पर भी हमने इसके अंदर कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला, आपने नोटिस किया होगा। ना ही हम कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड ऐसा कुछ छिड़क रहे हैं। हमने बस ये नोटिस किया कि मिट्टी के अंदर सब कुछ अवेलेबल था, बस हमें वो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट तक पहुंचाने थे। वो प्लांट तक पहुंचाने का प्रोसेस आसान करने के लिए हम यूज करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसके अंदर आपको काउ डंग, काउ यूरिन, आपका जैगरी और ये जो चीजें हैं इनका यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है।
अजम्पशन क्या है सुभाष पालेकर जी की कि ये सब चीजें किसान के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। अब आइए इसके थोड़े बेनिफिट समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना, या बेनिफिट से पहले आप नोटिस करोगे कि प्लांट्स का ना 98% जो सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो आपको एयर, वाटर या सनलाइट से ही मिल जाती है। तो सारा कुछ तो उसको मिल गया, बस थोड़ा बहुत चीजें हैं 2% जो नहीं मिला। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा आपका अगर आपने जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके माध्यम से, एंड उसका प्रोसेस हमने देख ही लिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए काउ डंग, काउ यूरिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर इन्होंने जो बात करी है वो देसी गांव की बात करी है कि देसी गांव यहां पे चाहिए होती है, ठीक है। बाकी इसके साथ ही साथ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर मल्टी क्रॉपिंग को यहां पे एनकरेज किया जाता है एज कंपेयर टू सिंगल क्रॉप मेथड, ठीक है सर। ये बात तो हमें समझ आ गई कि आखिर आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, ठीक है। तो आप बेनिफिट्स भी इसके समझ पाओगे कि किस तरह से इसके फायदे हैं, क्योंकि आप नोटिस करो ना कि एक तो पैसा कम लग रहा है, तो वो दिक्कत रिजॉल्व होगी। दूसरा, आपका प्रोडक्शन अच्छी खासी हो रही है। पर एक्चुअल में ना फायदे तो आपने गिना लिए कि हाँ किसानों के लिए अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया चीज लग रही है, आपको कुछ भी बाहर से नहीं डालना पड़ रहा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ रहा। पर क्या सर ऐसा है कि इस चीज के बारे में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है? अगर इतना ही बढ़िया है तो पूरे देश में काम ही करते हैं ना, पूरे देश में ही हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लगा देते हैं, क्या वो चीज सही हो जाएगी? द आंसर इज नो। एक्चुअल में आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। होता पता क्या है, जब मैं दोस्तों बात करता हूं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, अभी ये थोड़ा ना अपने इनिशियल स्टेजेस में है। हमने देखो छोटे लेवल के ऊपर तो देख लिया कि छोटे लेवल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, पर पूरे देश के ऊपर अगर मान लो इसको इंप्लीमेंट कर दें तो हो सकता है कुछ अलग इफेक्ट आए। मैं जैसा आपको समझा भी रहा था कि हमने आंध्र प्रदेश में देखा, तेलंगाना में देखा कि हाँ ठीक है अच्छा रिजल्ट आया कुछ एक एरियाज के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर नहीं, कुछ एक एरियाज के अंदर। पूरे देश में कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग है, हो सकता है वहां पे अच्छे से वर्क ना करे। तो एक्चुअल में ना जो हमें रिसर्च चाहिए होती है बड़े लेवल के ऊपर किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो पूरी रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। देयर हैज बीन लेस रिसर्च, हमें और रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरा चीज आप नोटिस करो यार, ये जो हमने चीजें कही कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये हम एक छोटे पीरियड के ऊपर देख रहे हैं। 10 साल के बाद इसका क्या इंपैक्ट होगा ऐसी चीज का, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, वी डोंट नो। हमें उसके लिए और स्टडीज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने श्रीलंका केस सुना होगा। श्रीलंका ने पता क्या किया था, श्रीलंका ने रातों रात में क्या कर दिया, रातों रात में बोल दिया कि अब से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल वाली बंद। अचानक से जब ये कोई चीज होती है ना, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और श्रीलंका में एक बड़ा क्राइसिस भी आया था इसी वजह से। आपको लोगों को याद भी होगा, 2-3 साल पहले की बात है। तो दरअसल में ना हमें नहीं पता जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है। तो अगर प्रॉपर स्टडीज होंगी तो वो यहां पे हमें ये चीज बता पाएंगी। तीसरी चीज आप नोटिस करोगे, जब मैं बात करता हूँ सुभाष पालेकर जी की, इनका ये कहना था कि यार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से ना आउटपुट बढ़िया आता है, कि पहले इतना यील्ड था, पहले इतनी प्रोडक्टिविटी थी, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर एक्चुअल में ना जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो कुछ साइंटिस्ट ने तो अग्री किया उनके क्लेम के साथ, पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब उन्होंने ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करी, तो ऐसा भी देखा गया कि कुछ एक एरियाज के अंदर जो यील्ड थी, प्रोडक्टिविटी थी, वो कम हो गई। तो हमें ना अभी उस रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से आपकी यील्ड या आपकी प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल है, वो बढ़ता है या कम होता है, ये अभी कंप्लीटली क्लियर नहीं है। बाकी जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं, हमारे यहाँ पे देश हमारा अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। पंजाब के अंदर चीजें अलग है, ओडिशा के अंदर चीजें अलग है, केरला के अंदर चीजें अलग है। हर चीज के लिए हम सेम चीज अप्लाई कर दें, वो बात ठीक भी नहीं रहेगी, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर ना इनका एक अजम्पशन था, जब मैंने वर्ड यूज किया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मैंने मीनिंग बताया आपको कि यहां पर कुछ भी पैसा नहीं लग रहा या बहुत ही कम पैसा लग रहा है। और वो कैसे इन्होंने कहा सुभाष पालेकर जी ने कि इतना कम पैसा लग रहा है, उन्होंने ये माना कि यार एक किसान के पास काउ यूरिन भी है, काउ डंग भी है, जगरी भी है, और भी अलग अलग चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। पर क्या एक्चुअल में हमारे देश के सारे किसानों के पास ये अवेलेबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे देश में जानते हो कि 86% तो छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। उनमें से लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास काउ या लाइव स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपकी जो अजम्पशन थी कि हाँ इससे पैसा कम लगेगा, आपके इनपुट कॉस्ट कम लगेगी, उसका बेसिक प्रीमाइस यही था कि हर किसान के पास लाइव स्टॉक होना चाहिए, पर वो तो नहीं है ना देश में। तो कैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जीरो बजट है? बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि बड़े लेवल के ऊपर
है ना। एक छोटे लेवल के ऊपर तो कई बार चीजें सही रहती हैं, बड़े लेवल के ऊपर पता नहीं। आप एक छोटा सा क्लासरूम तो चला लोगे 5-10 लोगों के साथ, कल को वही क्लासरूम आपने 5000 बच्चों के लिए अप्लाई करना है तो बहुत दिक्कत आने वाली है ना। तो इसी को बोलते हैं स्केलेबिलिटी, जब किसी चीज को आप बड़े लेवल पे करते हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि क्या क्या इश्यूज हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। मैं इश्यूज तो नहीं बोलना चाहूंगा, पर ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें टैकल कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। बहुत सारी रिसर्च होनी अभी बाकी है, तब जाके हमें इसके एक्चुअल रिजल्ट्स बहुत अच्छे ढंग से पता लग पाएंगे। तो फायदे भी देख लिए हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से वर्ड आया, कहाँ कहाँ पे स्टडीज इसकी कंडक्ट कराई गई हैं, ये पूरा हमें एक आइडिया मिल गया। पर आप नोटिस करोगे बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज सेम एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने डिस्कस तो किया कि हाँ यार यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं हो रहे या ये नहीं लग रहा, पर क्या हम ऐसा कह दें कि जो ZBNF है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सेम है? नहीं, ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ZBNF और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, पर बहुत सारे अंतर भी हैं। पहले मैं आपको सिमिलैरिटीज बता दूं। सिमिलैरिटी देखो ये है, ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सब नहीं यूज किया जाता। तो पहली बात, तो पहला सिमिलैरिटी तो यह है कि दोनों में आपका कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता। प्लस यहां पर एनकरेज यही किया जाता है कि आप सीड्स की लोकल ब्रीड को आप यूज करो, ठीक है ना। बाकी जो भी आपके पेस्ट कंट्रोल जो मेथड्स होते हैं, दोनों में ही होममेड सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये तो कुछ आपके दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं कि जो सेम चीज ऑर्गेनिक में भी हो रही है, सेम चीज आपकी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी हो रही है। पर थोड़े से ना दोनों में फर्क भी है। क्या है सर फर्क, क्या है दोनों के अंदर? देखो ध्यान से समझो इस पॉइंट को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ना एक सबसे बड़ा क्लेम क्या है कि हम ना किसानों की जो इनपुट कॉस्ट होती है, जो उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो काफी कम होता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का प्रेमाइस इसी के ऊपर बेस्ड है कि पैसा बहुत कम लगेगा एक किसान का। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऐसा कोई क्लेम नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हो या फिर आपके कोई दोस्त करते हैं या आपका कोई जान पहचान वाला करता है, दे विल टेल यू ऑर्गेनिक फार्मिंग में खूब खर्चा होता है एक किसान का। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एक्सपेंसिव एक्चुअली, वो आराम से आप नहीं कर सकते, उसमें काफी खर्चा होता है, ठीक है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ना दरअसल में क्या है, आपकी बहुत ही लो कॉस्ट फार्मिंग है, ठीक है ना। कंप्लीटली यही कोशिश करी जाती है कि कंप्लीटली लोकल बायोडाइवर्सिटी नहीं हो जाए। पर जब मैं बात करता हूं आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ये अपने आप में एक्सपेंसिव है, ठीक है। और ऊपर से आप नोटिस करो, ये कह देना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डालते, ये गलत है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स वो सब नहीं डालते, पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो डालते ही हो, ठीक है। जैसे आपका कंपोस्ट हो गया, काउडंग हो गया, मैन्योर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं जनरली हम एक्सटर्नल सोर्सेस से लाते हैं, बाहर से लेकर आके फसल के अंदर या मिट्टी के अंदर ये चीजों को डाला जाता है। पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या होता है, किसान के पास खुद ही ये चीजें होती हैं। किसान के पास खुद छोटी मोटी चीजें होती हैं, माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स को यूज करते हुए वो ये चीज कर लेता है। बाहर से यहां से कुछ नहीं लाया जा रहा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर। ऑर्गेनिक क्योंकि आप जनरली बड़े स्केल की बात करते हो, तो वहां पर ये सारी चीजें लानी पड़ती हैं। बाकी देखो इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, तो खेत को जोतना हो गया, उसको टिल करना, उसको प्लो करना, मैन्योर वगैरह करना, वीडिंग वगैरह करना, ये सब अलग अलग प्रोसेस आपके करे जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर नहीं। नो प्लोइंग, नो टिलिंग ऑफ लैंड, ठीक है ना। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई वीड्स वगैरह नहीं, ये सब चीजें नहीं करी जाती। तो मेरा कहने का अर्थ पता क्या है कि हाँ, आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके फायदे उसके नुकसान पता होने चाहिए, या उसके चैलेंजेस पता होने चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और आपकी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दोनों के बीच में कुछ कुछ सिमिलैरिटी जरूर है, बट एट द सेम टाइम दोनों के बीच में काफी सारे अंतर भी हैं। तो जो आपको ये 3-4 पॉइंट्स के अंदर आप उनको समराइज कर सकते हो। तो डेफिनेटली एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ZBNF के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको एक कंप्लीट आइडिया इस टॉपिक के बारे में लग गया होगा।